टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर सम्मानित व्याकरण स्नेही जनों का एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग व्यंजन संधि के शेष भेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में प्रथम भाग में हम लोगों ने व्यंजन संधि के दो प्रकारों के विषय में अध्ययन किया था। वो दो प्रकारों का हमने पूर्ण रूप में अध्ययन किया है। उसके बाद अब शेष जो प्रकार हैं उन पर हम आज चर्चा करते हैं। तो ये तीसरी संधि है हमारी। दो संधियां हमने देख लिया है, एक तो षित्व संधि, एक ष्टुत्व संधि। ये दो संधियां हम इसके पूर्व भाग में पढ़ चुके हैं। अब ये तीसरी संधि है जस्त्व संधि। जस्त्व संधि के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो है पदांत जस्त्व संधि और दूसरी है अपदांत जस्त्व संधि। तो पहला प्रकार जो है पदांत जस्त्व संधि, इसके विषय में हम लोग पहले अध्ययन करते हैं। पदांत जस्त्व संधि का सूत्र है, ये सूत्र है इसका, झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते। ये पदांत जस्त्व संधि का सूत्र है। अब इसको नियम के रूप में आप देख लें। नियम इसका क्या है? नियम देख रहे हैं आप, झलाम जश अंते, झल प्रत्याहार, जश प्रत्याहार, अंते अंत में। अब इसको नियम के रूप में देख लीजिए। झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण या श, ख, स, ह बराबर 24 वर्ण। झल प्रत्याहार, देखें ध्यान दें, झल प्रत्याहार अर्थात जो वर्ग हमने बनाया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग बने हैं आपके। उसमें 25 अक्षर आते हैं, हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं आपके। तो इन वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अर्थात पंचम वर्ण को आपको नहीं लेना है, जो अनुनासिक है उनको न लेकर के आप इधर श, ख, स, ह, ये उष्ण वर्ण है, इनको जोड़ लेंगे तो कुल 24 वर्ण आपके आ रहे हैं। तो झल प्रत्याहार के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर, स्वर या व्यंजन के आने पर जश प्रत्याहार अर्थात ज, ब, ग, ड, द, ज, ब, ग, ड, द वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। यह आपका विस्तार से पूरा नियम हो गया कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत हमने आपको बता दिया, झ भैया से आप शुरू करेंगे और अंतिम
हल, 14वां जो अंतिम हल है वहां तक आपका जाएगा पूरा ये। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके ये कुल 24 वर्ण हमने इसीलिए संकेत कर दिया है, इसके अंतर्गत आते हैं। इस झल प्रत्याहार के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन आवे, दूसरे पद के अंत में कोई स्वर या व्यंजन आए तो होता क्या है, परिवर्तन क्या होता है, ये जो आपके ये 24 वर्ण है, ये जो वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण है, इसी वर्ग का जस अर्थात तीसरा वर्ण, तीसरा अक्षर हो जाता है। तो जिस वर्ग का वह अक्षर रहेगा पद के अंत में, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा अक्षर हो जाएगा। यही आपको विशेष रूप से देखना है। अब उदाहरण के रूप में आप देखें तो और स्पष्ट हो जाएगा आपका। उदाहरण, ये है उदाहरण। अब उदाहरण के रूप में आप देखिए तो उदाहरण के रूप में पूर्ण रूप में आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बाद क्या होना है। जैसे पहला उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, वाक धन दानम, वाक धन दानम। सूत्र के अनुसार पहले देख ले। सूत्र आपका कह रहा है कि पहले पद के अंत में ये वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आए, या तो श ख स ह में से कोई वर्ण आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क वर्ग का पहला ही वर्ण आ गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि आगे कोई स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन आपका द आ गया है। अब आपको करना क्या है, परिवर्तन क्या होगा, उसी वर्ग का, जिस वर्ग का यह अक्षर है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, जिसको आप जश कहते हैं, ज ब ग ड दश। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण, इसको अलग अलग हम पहले कर देते हैं आपके समझने के लिए। वा, ये है आपका क, फिर है दा, फिर न और उसके बाद म। ये आपने अलग अलग कर लिया। अब एक जो क वर्ग है, क वर्ग का पहला अक्षर है, इसी का कह रहे हैं तीसरा अक्षर हो जाएगा, वो होगा ग। यहाँ पर देख रहे हैं ज ब ग। तो अब इससे स्पष्ट हो रहा है आपका कि पहले वर्ण के स्थान पर आपने तीसरा वर्ण कर दिया। अब इसको मिला दीजिए तो हो जाएगा आपका वा, ये आधा ग है, वा, आगे है दा, फिर न म। शब्द आपका बन गया वाग्दानम। इसी तरह से जैसे अच धन अंत, ये मिल गया हमको। अब देखिए अ है, फिर आपका च है, फिर है अ और उसके बाद है अंत। अब यहाँ पर देखें आप पहले पद के अंत में च वर्ग है, च वर्ग का ही पहला वर्ण यहाँ आपके सामने उपस्थित है और आगे आपको स्वर मिल रहा है। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, च छ ज, और यहाँ पर भी देखिए आप ज। इसके मतलब है कि च का तीसरा वर्ण आपको मिल गया यहाँ पर ज। अब जोड़ लीजिए, देखिए आप क्या बनता है, अ, ये ज हलंत है, व्यंजन अंत है, आगे स्वर मिल रहा है तो पूरा ज हो जाएगा अजंत। आपका शब्द बन गया अजंत। ये देख रहे हैं आप, स्पष्ट एकदम आपके सामने है। अभी और उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट कर दिया जाता है। आप देख लें, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। जो भी दो पद मिल रहे हैं उसको ध्यान से देख लें कि इस नियम के अंतर्गत है या नहीं है। यदि वो इस नियम के अंतर्गत आ रहे हैं तो जैसा आपका नियम कह रहा है उस वर्ण का तीसरा अक्षर कर दीजिए और उसके बाद मिला दीजिए, पूरा आपका स्पष्ट पद बन जाएगा। और उदाहरण के माध्यम से देख लें इसको। और उदाहरण आपको दे रहे हैं हम, जैसे और दूसरे उदाहरण को आप देख लीजिए। जैसे है सत है, ये सत धन आचार, आचार, ये शब्द मान लीजिए हमको मिल गया, सत धन आचार। अब इसको हमको करना है तो यहाँ पर देख लीजिए स, ये आपका त वर्ग का पहला अक्षर है, फिर आगे मिला है आपको आ, फिर है चा और उसके बाद है र। अब इस का आपको करना है क्या, त वर्ग में है तो त थ द देखिए ये है, इसके मतलब यहाँ पर आपने कर दिया द। अब जोड़ दीजिए स,
इस द में आ जुड़ जाएगा स्वर, हो जाएगा दा, आगे है चा, फिर बन गया आपका सदा चारा। देख रहे हैं, कोई भी अगर पद मिले, संधि करना है आपको, तो आप नियम के तहत चलिए, कहीं कोई असुविधा आपको नहीं आएगी। अगला उदाहरण आप देखें और स्पष्ट हो जाएगा आपका। जैसे वाक धन ईश, वाक धन ईश, ये है। अब वाक, इसको अलग कर लीजिए। वा, ये आपका है क, वर्ग का पहला अक्षर, इधर आपको स्वर मिल रहा है, और फिर है श, तो क का तीसरा हो जाएगा ग। अब इसको जोड़ दीजिए तो शब्द आपका बन जाएगा वा, ग में बड़ी की मात्रा है, गी, आगे है श, शब्द आपका बन गया वागीश। इस तरह आप देख रहे हैं कि कोई भी पद मिले, उसको आपको उसी नियम के तहत करना है, अपने आप स्पष्ट शब्द आपका बन जाएगा, कहीं आपको भ्रमित नहीं होना है। और उदाहरण एक दो आप देख लीजिए, उसके बाद तब हम अपदांत पर चलते हैं। और उदाहरण जैसे है इसके, षट धन आनना, देख लें। ये है जैसे आपका ये है षट धन आनना, ये हमको जैसे मिल गया। अब देखें यहां, ये है आपका मूर्धन्य शब्द, आगे आपका है ट, फिर आपको मिल रहा है स्वर, उसके बाद न, फिर न। तो ट के स्थान पर आपको क्या करना है, ट ठ ड, ये ड देखिए वर्ण, तीसरा वर्ण आपको मिल रहा है, तो यहां पर आपका हो गया ड। अब जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा श, ये ड में आ जुड़ जाएगा डा, न, बन गया आपका षडानन। इस तरह से आप देखें, कोई भी शब्द आपको बनाना है तो निश्चित रूप से आप स्पष्ट आप बना लीजिए उसको, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे एतत धन मुरारी है, एतत, धन मुरारी, ये शब्द मिला। अब देख रहे हैं आप, ए त और फिर हलंत त, उसके बाद मु, रा, फिर री, ये त के स्थान पर आपको करना है त थ द, तो आपने कर दिया यहाँ पर द। अब जोड़ दीजिए, ए त, आगे आधा द व्यंजनांत, फिर मु, रा, री, शब्द आपका बन गया एतद मुरारी। ये द व्यंजनांत इधर रहेगा, कहीं भ्रम न रहे, द हलंत है, एतद मुरारी, ये शब्द आपका बन रहा है। इस तरह से आप देखें, जितना उदाहरण आप कर सकें उतना उदाहरण करिए, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। और एक आध दो उदाहरण हम आपको संकेत कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। जैसे है दिक है धन गज, दिक धन गज, देख लें। कोई भी अलग अलग पद मिले, उसको आपको जोड़ने में असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियम आपका एकदम स्पष्ट आपके सामने है। दिक, देखें, दिक धन गज, अब इसको जोड़ लीजिए, अपने आप बन जाएगा दी क, उसके बाद ग, फिर है ज। अब क मिला, क वर्ग का पहला अक्षर मिला है, इसका तीसरा वर्ण आपको मिल जाएगा अपने आप क ख ग, यहाँ पर मिल गया आपको ग। जोड़ दिया आपने, दी आधा ग, फिर पूरा ग, और उसके बाद ज, फिर मिल गया आपका दिग्गज। इस तरह से अनेक आप शब्द बना सकते हैं, कहीं आपको कोई असुविधा नहीं होगी। अब हमें लगता है कि आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। जैसे सुप, ये है सुप धन अंतर ना। अब यहां पर है सु प, फिर है अ, और उसके बाद हंत। देखें, प का तीसरा होता है ब। अब जोड़ लें, देखें आपको स्पष्ट शब्द मिल जाएगा, सु, ये है ब में अ जुड़ जाएगा, पूरा ब, और आगे
बन गया आपका सुबंत। कोई अनेक उदाहरण आप कर सकते हैं। अब आगे आप अपने स्तर से अनेक उदाहरणों के माध्यम से इसको और स्पष्ट कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं होगी। अब दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, वो है ब अपदांत जस्व संधि। तो उसके विषय में देखा जाए। ब के रूप में ये पदांत जस्व संधि आपने देख लिया, अनेक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर लिया। अब इसी में है अपदांत जस्व संधि, उसको भी देख लें कि उसमें क्या थोड़ा सा परिवर्तन है। ज्यादातर चीजें वही हैं, थोड़ा सा अंतर किया गया है, परिवर्तन किया गया है, वो अभी आपको सूत्र के माध्यम से स्पष्ट कर लेते हैं। देख लिया जाए। ये है ब कर देते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा अपदांत जस्व संधि। ये इसका सूत्र है झलाम जश झलाम जस झश, ये सूत्र है आपके सामने, झलाम जस झश। अब देखें इस सूत्र में थोड़ा सा केवल परिवर्तन है नियम में, उस नियम को आप देख लें। नियम अब देखें, झलाम इसके पूर्व में भी आया था, वहां पर जशो अंत्य था, यहाँ पर है झलाम जश झश, झश लगा दिया, सप्तम्यंत कर दिया है, मन झस परे रहते, झस परे रहते। उसी को आप नियम के तहत देख लें, झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार, हाँ इसमें अभी आपने देखा था वही चीज लिखना है। वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये याद कर लीजिए, चतुर्थ या श ख स ह बराबर 24 वर्ण। झल प्रत्याहार के 24 वर्ण आपके सामने हो गए। तो झल प्रत्याहार के बाद, के पश्चात, ना के बाद क्या, झश, झश। अब झश में देखिए आप, झभ घ धश जब गड दश, इतने वर्ण आ रहे हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसका स्पष्ट क्या है, क्या क्या वर्ण है उसमें। तो झश में हा का आ रहा है झ भ य, को नहीं लिखना है, झ भ य, फिर है घ ध घ घ धश, फिर है ज ब ग ड द। तो देखिए आप झ भ, समय का मान दे दीजिए, झ भ घ ढ ध, उसके बाद ज ब ग ड द, ये। अब इसको और आप दिमाग लगा करके स्पष्ट कर लें, अपने आप आपको आ जाएगा झ भ, देख लें, प फ ब भ, च छ ज झ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध। इसके मतलब वर्ग का चौथा, वर्ग के चौथे वर्ण है सब। और यहां पर देख रहे हैं, इसके पूर्व में भी आपने देखा था जब ग ड द, वर्ग का तीसरा। तो स्पष्ट हो गया आपका झस प्रत्याहार अर्थात वर्ग के तीसरे या
चौथे वर्ण के आने पर, ना, फिर वही चीज आने पर जश, अर्थात वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। देख रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, केवल वहां पर केवल इतना अंतर हुआ है कि झल प्रत्याहार ये आपका पूर्वत है 24 वर्ण, उसके बाद आपने वहां पर लिखा था किसी स्वर या व्यंजन के आने पर। यहां पर केवल इतना ही परिवर्तन हो रहा है कि उसके बाद झस प्रत्याहार अर्थात वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण में से कोई वर्ण आ जाए तो आपको करना क्या है, वही परिवर्तन करना है कि जो 24वां वर्ण है उसमें से कोई भी वर्ण मिले तो उसके स्थान पर फिर यही वर्ग का तीसरा वर्ण ही करना है, तीसरा अक्षर आपको करना है। यही है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। उदाहरण के माध्यम से आप देख लें और स्पष्टता हो जाएगी आपके पास। ये है उदाहरण। अब उदाहरण के माध्यम से इसको देख लें और स्पष्ट हो जाएगा एकदम कि कैसे कैसे वर्णों के माध्यम से कौन सा परिवर्तन इसमें हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक पहले बहुत सरल उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे है दूध, दू घ धन ध, ये देख लीजिए आप, दुख धन ध। अब यहां पर देखें आप, पहला पद आपका जो है अलग अलग भी हम कर देते हैं, दू, इधर है आपका घ, फिर है ध। सूत्र आपका कह रहा है पहले पद के अंत में ये घ, इसके मतलब देख रहे हैं आप कि वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है, ये आपके सामने लिखा हुआ है तो घ आ गया है। आगे कर रहे हैं कि झस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, मान वर्ग का तीसरा या चौथा में से कोई हो तो वो भी त थ द ध चौथा वर्ण आपको मिला है वर्ग का। ये इसके मतलब पूर्ण रूपेण इस नियम के अंतर्गत आपका जो पद मिला है वो है। ये स्पष्ट हो गया। अब परिवर्तन क्या होना है, ये जो आपका वर्ग का चौथा वर्ण है इसी का तीसरा वर्ण अर्थात ज ब ग ड द, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात क ख ग घ, तो इसका तीसरा वर्ण आपका क्या हो जाएगा, ग। ये इसी का तीसरा वर्ण जब आपने कर दिया तो अपने आप देखिए अब आपका शब्द स्पष्ट रूप से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होगी। जब आप इसको बनाएंगे तो पूर्ण रूपेण आपका बन जाएगा क्या, ये है आपका, यहां बना देते हैं दू, ये ग आपका हलंत है, आगे है ध, शब्द आपका देखिए स्पष्ट बन गया क्या, दुग्ध। ठीक है, कहीं आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। दुग्ध था, धन ध था, तो दू घ को अलग किया, फिर ध को अलग किया, घ के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण कर दिया, आपका बन गया दुग्ध। ठीक है, अब और उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं, देख लें तो और आपको स्पष्टता हो जाएगी, कहीं आपको भ्रम की स्थिति नहीं होगी। जैसे शुद्ध धन ध, यह है आपका शुद्ध धन ध ना। अब यहां पर है आपका शु, फिर आपका है ध और उसके बाद फिर इधर है ध। अब ध का क्या हो जाएगा, त थ द ध, तो तीसरा वर्ण इसका हो जाता है द। अब इसको जोड़ दीजिए आप, बन जाएगा शु आधा द फिर पूरा ध, हो जाएगा शुद्ध। इसको आप इस तरह से भी लिखते हैं, शु ये ध में ये शुद्ध, दोनों तरीका है लिखने का, शुद्ध शुद्ध। ये आप देख रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, कहीं असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूत्र एकदम सरल स्पष्ट स्थिति में आपको संकेत कर रहा है कि यदि चौथा वर्ण आ रहा है या अन्य कोई भी वर्ण भी आ रहा है तो आपको करना है तीसरा वर्ण। बाद वाले पर ध्यान रखना है कि बाद वाला जो होगा वो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण ही होना चाहिए, ये इसे ध्यान रखना है। और उदाहरण देखें, आपको स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मिल गया हमको
शुभ धन ध, शुभ, ये देख लें, जैसे हमको मिल गया, हमने आपको संकेत किया शुभ धन ध, ये है शुभ धन ध। यहाँ पर आपका हुआ छु, ये है भ और इधर है ध। भ का आप देखेंगे तो प फ ब भ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ब, और इसको जब जोड़ेंगे आप तो बन जाएगा छु आधा ब, ध बन गया आपका शुद्ध, शुद्ध दुखी कष्टित ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका कोई भी वर्ण आराम से बन रहा है, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं हो रही है। फिर जैसे सिद्ध, यह है सिद्ध धन ध, तो यहां पर भी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा सी, ये ध, ध को अभी अलग कर ले रहे हैं ध, फिर इधर है ध, इस ध का हो जाएगा त थ द ध। अब इससे बन जा रहा है आपका सी आधा द पूरा ध बना सिद्ध। इसको ऐसे भी आप स्पष्ट लिख सकते हैं सिद्ध। देख रहे हैं, शुद्ध, शुद्धि, सिद्ध, इस तरह के अनेक आपके शब्द बनेंगे। आप उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो गए होंगे, और उदाहरण आप अपने स्तर से करेंगे, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होगी। जैसे क्रुद्ध, क्रुद्ध है आएगा वही आप देख लें, जैसे क्रुद्ध धन ध ना, ज्यादातर सब में चतुर्थ वर्ण में ध ही आ रहा है। जैसे है क्रू ध धन ध, तो यहां पर भी ध, ध का क्या हो रहा है त थ द, तो इससे भी शब्द आपका बन रहा है क्रू आधा द और उसी में ध कर दिया, बन गया क्रुद्ध। इसको अलग अलग भी लिखेंगे आप तो क्रुद्ध, ये क्रुद्ध, ठीक है ना। इस प्रकार से आप पूर्ण रूपेण समझ गए होंगे कि कहीं आपको असुविधा नहीं हो रही है, केवल इतना परिवर्तन हुआ है कि जो बाद वाला पद है वो वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण ही होना चाहिए, और शेष बातें सब झलाम जशो अंते पदांत जस्त संधि की तरह ही है। ये जस्त संधि के दोनों भेद आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं, पूर्ण रूपेण आपने समझ लिया है। अब हम अगली संधि पर चलते हैं, अगले प्रकार को देखते हैं कि अगला प्रकार कौन सा है। ये मिटाते हैं इसको, अब अगले पर चलिए। एक छोटा सा सूत्र और आज संकेत करते हैं इस भाग में, उसके बाद फिर अगले भाग में और जो सूत्र शेष बचते हैं उन्हें हम स्पष्ट करेंगे। एक सूत्र और इसमें स्पष्टता के साथ आपको हम बता रहे हैं, देख लें, वो है, हाँ उसके विषय में देख लें, अनुस्वार। ये चौथा नंबर है आपका, अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि, ठीक। अनुस्वार संधि, इसका सूत्र क्या है, सूत्र देख लें, मो अनुस्वार, ये मो अनुस्वार, ये आपका सूत्र है। मो अनुस्वार, इसको अलग अलग कर लें आप, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। म धन अनुस्वार, म का अनुस्वार हो जाता है ना, आगे क्या रहने पर, ये नियम के अंतर्गत हम आपको संकेत कर दे रहे हैं, देख लें नियम, ठीक। नियम के रूप में आप इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि पद के अंत में स्थित म के बाद, पद
के अंत में कहिए चाहे पदांत, पदांत में स्थित म के बाद, ठीक, किसी व्यंजन के आने पर, किसी व्यंजन के आने पर म का अनुस्वार, म का अनुस्वार जिसका चिन्ह है ये, म का अनुस्वार हो जाता है। ये ध्यान दें कि पद के अंत में स्थित जो म है, हलंत म है, उसके बाद कोई व्यंजन आता है ना, तो कोई भी व्यंजन आता है तो वो जो म है हलंत वाला, उसका अनुस्वार हो जाता है ना। इस बात को अभी आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारे सामान्य लेखन शैली के लिए बहुत उपयोगी सूत्र है। जब हम कुछ लिखने लगते हैं गद्यात्मक रूप में, तो जब उसको लिखने हैं तो आगे व्यंजन आता है तो तुरंत ये सूत्र आपको सहयोग करता है। आगे स्वर आ जाता है, उसके लिए भी अभी हम व्यवस्था बता रहे हैं, उसमें भी ये सूत्र आपको पूर्ण सहयोग करेगा। तो इस पर विशेष ध्यान दें। सूत्र बहुत ही सरल है और आपको समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। केवल इतना ध्यान रखना है कि पद के अंत में म रहे, उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। उदाहरण देख लें, जैसे कोई उदाहरण आपके सामने उपस्थित हो जाए कि रामम धन भजान, ये है राम म धन भजामि, ये देखें आप, रामम धन भजान, रामम पहले पद के अंत में म हलंत, इस सूत्र आपका कह रहा है। आगे कह रहा है कोई व्यंजन, कोई व्यंजन आपका प फ ब भ, भ आपका व्यंजन है, भ मिल गया। अब इसको आप देख लें, जोड़ लें, अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाएगा। ये जो म है ये अनुस्वार हो जाएगा, इसके मतलब अपने पूर्व के अक्षर पर वो अनुस्वार के रूप में लग जाएगा। तो कैसे हो संकेत, इसको अलग अलग चाहे तो और कर लें। म, फिर ये है आपका म, उसके बाद है इधर भ, जा और मी। ये जो आपका हलंत म है इसी का अनुस्वार आपको होना है। तो कैसे होना है, ये हुआ रा। अब ये म जो आपका है, ये म पूरा रहेगा, इस हलंत नहीं रहेगा। ये म जो है इस पे आप अनुस्वार लगा देंगे, हो जाएगा रामम। और आगे आपका शब्द है भ जा मी, ये रामम भजा। ये देख रहे हैं आप, स्पष्ट रूप से आपके सामने उपस्थित हो गया, किसी प्रकार की कोई असुविधा इसमें नहीं हो रही है। जैसे धर्मम, ये है धर्मम धन चार, धर्मम धन चार। तो यहां पर देखें आप कैसे हो जाएगा, ये ध है, ये म है, इधर आपका हलंत म है, उसके बाद व्यंजन आ रहा है, फिर है र। ये जो म आपका है हलंत वाला, ये अपने पूर्व वाले अक्षर पर आ जाएगा और अनुस्वार के रूप में लग जाएगा। तो बन जाएगा धर्मम। उच्चारण आपका सेम रहेगा, उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होना है। धर्मम, आगे आपने लिख दिया च, धर्मम च। देख रहे हैं आप, उच्चारण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, केवल लेखन शैली में परिवर्तन करना है। उसको आपको समझना है अच्छे ढंग से कि जो व्याकरण की दृष्टि से, अब जिसको नहीं पता है वो इस तरह से भी लिख देते हैं तो लोग मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से आपको यह सूत्र जानना बहुत आवश्यक है। और उदाहरण आपको हम दे रहे हैं दो चार, देख लें, नीचे लिख देते हैं और आप समझ लीजिए उसको अच्छे ढंग से। जैसे मान लीजिए मिल गया हमको ये पत्रम पठत, ठीक, पत्रम पठत, ये है पत्रम, फिर दे दिया पठति ना। अब पत्रम पठत, ये म जो है इस तरह के ऊपर आ जाएगा, इतने परिवर्तन आपका होना है। इससे बनेगा क्या, पत्रम फिर पठति। देख रहे हैं,
उच्चारण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, केवल आपके शब्दावली में परिवर्तन करना है, वर्ण को कहाँ कैसे करना है, अनुस्वार को कहाँ लगाना है, इसी बात को ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए ये आ गया अ ह म, आगे हमने दे दिया पठा ये लिख दिया अहम पठान। अब इसको आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ह के ऊपर आपका ये लग जाएगा अनुस्वार अहम और उसके बाद हो गया पठान। देखें अहम पठान, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल आपको समझना है और इसको स्पष्ट आप एकदम समझ गए हैं। अब आगे इसी में थोड़ा सा विशेष है, वो विशेष भी आपके सामने हम रख दे रहे हैं, प्रस्तुत कर दे रहे हैं, उसको भी आप समझ लें कि यदि आगे कुछ परिवर्तन होता है, स्वर होता है, यहाँ तो अभी कहा गया व्यंजन के आने पर यदि इसके बाद म अनुस्वार के बाद कोई स्वर आता है तब क्या होगा, तब आगे सूत्र आपका ये कहता है कि यदि कोई स्वर आता है तो आपको इस अनुस्वार को एकदम यथावत रखना है, किसी प्रकार से उसमें कोई आपको छेड़खानी नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है, बल्कि वह जो अनुस्वार रहेगा वो अपने बाद वाले स्वर के साथ जाकर के मिल जाएगा। इसको भी विशेष के रूप में आप देख लें, संकेत के रूप में समझ लें और स्पष्ट हो जाएगा आपको। यह हमने आपको जो बार बार संकेत किया है कि लेखन शैली के लिए यह सूत्र बहुत ही आवश्यक है। जब हम कुछ लिखते हैं, गद्यात्मक हो चाहे पद्यात्मक हो, तो वहां पर यह सूत्र निश्चित रूप से आपको सहयोग करता है, क्योंकि यदि इसका सहयोग नहीं लेते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से वो हल्का माना जाता है। जैसे विशेष लिख देते हैं, विशेष, तो विशेष के रूप में कि म के बाद किसी स्वर के आने पर म का अनुस्वार नहीं होता है, परंतु म अपने बाद वाले स्वर के साथ मिल जाता है। देखें ये एक विशेष के रूप में संकेत हो रहा है, जैसे जैसे ठीक है, जैसे लिख देते हैं, जैसे ना, जैसे है जल म धन आ न ये है जलम धन आनन। अब यहाँ पर भी देखिए जलम ये अनुस्वार हलंत है आपका म, हलंत म है ना। अब इस म को हम कहाँ ले जाएं, आगे तो स्वर आ रहा है, अभी तक व्यंजन आ रहा था, जब व्यंजन आ रहा था तो इसको हम इसके पूर्व वाले वर्ण पर ऊपर लगा देते थे, अनुस्वार के रूप में हो जाता था। लेकिन जब आगे स्वर आ रहा है तो इसको आगे वाले स्वर से जोड़ देंगे, न कि इसका अनुस्वार करेंगे। तो कैसे करेंगे, अलग अलग कर लीजिए आप, ज ल, ये म हलंत है आपका, आगे है आ, फिर है न और फिर है ये। अब आप देखेंगे जब जोड़ने लगेंगे तो जुड़ जाएगा आपका ज ल, ये म जो है अब आगे वाले स्वर से जुड़ जाएगा, तो म में आ की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा मा न ये शब्द आपका बन गया जल मान। देख रहे हैं एकदम स्पष्ट आपके सामने हो रहा है, उसमें जो परिवर्तन था आगे व्यंजन आने पर, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है आगे स्वर के आने पर। ठीक है, ये ध्यान देना है। यही चीज अगर हमको स्पष्ट रहेगा तो कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा हमको नहीं होगी। और एक आध उदाहरण आप देख लें, जैसे राम आगच्छति,
रामः तो नहीं, म से मतलब रखना है आपको, इसलिए ये नहीं सहयोग करेगा। फलम, आगे मान लीजिए है आयाति, फलम आयाति ना। तो यहाँ पर फलम ये आपका हलंत म है, आगे आपको आ मिल रहा है, देख लें फ ल, ये आपका हलंत म हो गया, आगे आपका आ रहा है आ या और ती। तो ये म जो है आ में जुड़ जाएगा, बन जाएगा आपका फ ल और मा या ती, फल मायाति। देख लें एकदम स्पष्ट हो रहा है, आपको कोई असुविधा नहीं होगी, केवल आगे आपको देखना है कि स्वर है या नहीं है। यदि आगे स्वर आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, केवल उसको आप म को जोड़ दें उसमें, और आपको कोई उसमें परिवर्तन नहीं करना है। बस मुख्य रूप से इतना ही ध्यान उसमें देना है आपको। जैसे अहम धन इति, एक और उदाहरण आप देख लें, अहम धन इति, ये अ ह म, आगे है इति, ई भी आपका स्वर है, ये म आपका व्यंजन मिल रहा है। अब इसको कैसे करना है, हमको अलग अलग कर दें, ना भी करेंगे तब भी आपको स्पष्ट रहेगा। अहम धन ई धन ती, अब इसको जोड़ लें अ ह, अब इस म में यह छोटी की मात्रा मिल जाएगी, तो हो जाएगा मी, और आगे है ती, अह मिति। देख रहे हैं, कहीं से आपको कोई भ्रमित नहीं होना है, आगे स्वर को देखते हुए इस म को आपको स्वर से जोड़ देना है, यही विशेष ध्यान रखना है। और एक आध उदाहरण देख लें, आपको स्पष्ट हो जाता है। फिर अगले वीडियो में, अगले भाग में अन्य जो व्यंजन के भेद बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं, उसको हम स्पष्ट रूप से आपको व्याख्यायित करेंगे। एक उदाहरण और इसमें देख लीजिए, जैसे है बालकम धन अपि, बालकम धन अपि, ये उदाहरण जैसे मिल गया हमको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हुआ बा, फिर है ल, उसके बाद क, फिर म हलंत, उसके बाद है आगे स्वर अ और पी। अब इसको जोड़ दें आप, अपने आप स्पष्ट बन जाएगा बालक, अब म में अ जुड़ गया, पूरा म हो गया, और आगे हो गया पी, बालक म, बालक म। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सूत्र जो मो अनुस्वार है, ये दोनों रूपों में आपका सहयोग कर रहा है। आगे व्यंजन आने पर उसमें अनुस्वार हो जाएगा, आगे स्वर के आने पर वह अपने आगे वाले स्वर से जुड़ जाएगा। आशा है कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण रूप में आप इसका अभ्यास करें, फिर अगले वीडियो में, अगले भाग में जो व्यंजन के शेष बचे हुए प्रकार हैं, उस पर हम विस्तृत रूप से व्याख्या देंगे। धन्यवाद।